बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। इमरान खान ने आज एक बार फिर दावा किया 3 नवंबर को इन्हें वजीराबाद में कत्ल करने की कोशिश की गई थी और इसमें ताकतवर लोग और इदारे मुलव्वस है। मुझे ये पता है कि नून लीग के ऊपर सरबरा इनके पीछे थे। मुझे ये पता है कि राना सनाउल्लाह जिसके लिए कत्ल करना कोई बड़ी चीज नहीं, वो पीछे था। लेकिन मुझे जो एक तरह अफसोस भी है कि वो लोग जिनको हम समझते हैं कि इस मुल्क की उन्होंने हिफाजत करनी है, वो इस प्लॉट में कैसे शामिल हो गए। उसने कहा जी मैं अकेला हूं, एविडेंस पुलिस के ऊपर प्रेशर डाला गया, FIR नहीं, ये दोनों नहीं करवा सकते। इनके पीछे हमारे वो लोग हैं जिनको हम समझते हैं कि हमारे मुल्क की हिफाजत करेंगे। कौन कौन लोग इसके अंदर मुलव्वस हो सकते हैं, मुझे पता है कौन है वो। मैं सिर्फ अब सवाल छोड़ने लगा हूं कि अगर ये मुल्क के एक्स प्राइम मिनिस्टर से हो सकता है तो बाकी कौम के अंदर लोगों की क्या हैसियत रह गई। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का मौकफ इमरान खान साहब से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये वो जो मुल्ज़म नवीद बशीर, उसके अलावा इस वाक़े में कोई और दूसरा तीसरा मुल्ज़म नहीं है। जो हथियार नवीद के पास था उसका फायर मुल्ज़म को नहीं लगा, वो फायर इसके गार्ड का लगा है। उस गार्ड को शामिल तफ्तीश होना चाहिए। कोई कहता है जी मुझे 4 फायर लगे हैं, कोई कहता है जी मुझे 8 फायर लगे हैं। यानी उसके पिस्टल से जो फायर निकले हैं उनकी तादाद जो है वो 7 या 8 है और ये इनको जो गोलियां लगी हैं वो मेरे को 30-35 लगी है। सारा फ्रॉड है। उस वक्त की फुटेज जो है वो तमाम एंगल से जो है वो मौजूद है। अगर वहां पे कोई और आदमी होता तो लाजमी जो है उसी वक्त जो है वो फुटेज में भी आता और पकड़ा भी जाता। आज इस इशू पर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही साहब ने भी गुफ्तगू की। हम ये इंशाल्लाह छोड़ेंगे नहीं, जो जो कसूरवार होगा। बल्कि हमने तो ये भी कह दिया था जी आप सिर्फ PTI वाले खुद लगा लें, वजीराबाद में सिपाही वो लगा लें, मुहर्रर वो लगा लें, IGP उन्हीं का है, सारी हुकूमत ही उन्हीं की है। मैं ये समझता हूँ जो कुछ लीडरशिप है PTI की उनको जिम्मेदाराना बयान देना चाहिए। जो आपका हाल हुआ था 25 तारीख को, आपकी जुबानें बाहर आई हुई थी, जो लाले पड़े हुए थे। ये काम जो है ये अगर वो पहले हुकूमत जो कर लेती बुजदार की तो आज ये दिन न देखने पड़ते। अब सूरत ये है कि इमरान खान के बकौल ये अपने ऊपर हमला करने वालों को जानते हैं, जबकि इनके अपने वजीर आला इस बयानिए से इत्तफाक नहीं करते। लिहाजा ये इशू फिर कैसे हल होगा, ये सवाल हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू होगा, जबकि हम यह भी डिस्कस करेंगे कि इमरान खान इन इल्जामात के जरिए हासिल क्या करना चाहते हैं। क्या ये फौज और इनके सरबराहान को इंटरनेशनल फोरम्स पर बदनाम करना चाहते हैं? अगर हां तो इसका फायदा किसको होगा? हम इस पर ही बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं आमिर इलियास राना साहब, आदिल अब्बास साहब, मजहर अब्बास साहब, तीनों सीनियर सहाफ़ी हैं। आप इनको अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन प्रोग्राम का आगाज हम जो मुल्ज़म नवीद है जिसने इमरान खान साहब पे गोली चलाई थी 3 नवंबर को, उनके वकील मियां दाऊद एडवोकेट साहब मियां साहब से, इनसे आगाज करेंगे। मियां साहब ये फरमाइएगा, सर ये आपका नैरेटिव बिल्कुल ही मुख्तलिफ है इमरान खान साहब से। आपने तो मुल्ज़म की सपोर्ट करनी है, लेकिन जो आप सपोर्ट कर रहे हैं इससे तो ऐसे लगता है कि आप मुल्ज़म को फांसी चढ़ा देंगे। सर तासुर यही मिल रहा है, लेकिन फैक्चुअली ऐसी बात नहीं है। मेरा केस सिर्फ इतना है कि प्रोसिक्यूशन ने ये बात साबित करनी है कि FIR के अंदर जो इल्जामात आयद किए गए हैं मुल्ज़म नवीद के ऊपर वो दुरुस्त है और उसकी सपोर्ट के अंदर प्रोसिक्यूशन ने सबूत पेश करने हैं। नहीं, और अब देखें ना सर, अगर GIT सिर्फ नवीद को मुल्ज़म डिक्लेयर कर देती है और इमरान खान साहब के जो नैरेटिव है उसको इग्नोर कर देती है, वो कहते हैं कि 3 लोग थे 3 मुख्तलिफ साइडों पे, ये अकेला बंदा नहीं है, इसका कसूर नहीं है, इसको तो कत्ल कर देना था, तो फिर अगर इमरान खान साहब का नैरेटिव कबूल हो जाए तो मुल्ज़म नवीद बच जाएगा। और अगर आपका नैरेटिव जो है उसको बाय कर लिया जाए तो जिसके आप वकील हैं आप उसको फांसी लगवा देंगे। फिर तो नहीं जी सर, ये सब आपको मेरी आवाज आ रही? ना किसी ने मेरा नैरेटिव बाय करना है, ट्रायल कोर्ट ने ना इमरान खान साहब का ट्रायल नैरेटिव जो है वो बाय करना है। बुनियादी तौर के ऊपर तो जो ट्रायल कोर्ट है उसने एविडेंस को देखना है और जो उसके सामने इल्जामात आयद किए गए हैं प्रोसिक्यूशन की तरफ से, प्रोसिक्यूशन ने उसके जवाब देने हैं। जो अभी तक एविडेंस सामने आई है उसके मुताबिक मुल्ज़म नवीद के ऊपर कोई इल्जाम साबित नहीं हो रहा, इसलिए मेरा ख्याल है कि प्रोसिक्यूशन की नाकामी की वजह से और ना होने की वजह से इंशाअल्लाह ताला बड़ी मैंने आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी
जिसमें आपका ये कहना था कि इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है वो नाकाम हो रहा था, इसलिए उन्होंने खुद हमला करवाया। इसका मतलब ये जो मुलजम नवीद है जिसकी आप वकालत कर रहे हैं, ये फिर इमरान खान साहब का मुलाजम था, ये इमरान खान साहब के कहने पर उन्होंने गोली चलाई उस पर। आपको आवाज आ रही है? और हमें ये शक इस वजह से है क्योंकि एजाज चौधरी साहब का ट्वीट बड़ा मानी खेज है, जो उन्होंने 4:32 के ऊपर किया था। और उसमें जब अपना एजाज चौधरी साहब जो पीटीआई के सेनेटर है, उन्होंने ये बात फरमाई कि मैंने कल रात ही अहमद चट्टा साहब जो एक मुबैना जख्मी है उस मकूबे के, उनको बता दिया था कि वजीराबाद में इमरान खान के ऊपर हमला होगा। और उसके बाद से जो सूरत हाल पैदा हुई, इमरान खान साहब वहां से चले गए, उनके जो जख्म है वो गोलियां वहां तक पहुंच नहीं रही, जर्रे वहां तक पहुंच नहीं रहे, लेकिन इसके बावजूद तहरीके इंसाफ जो है वो बड़े एक मुनज़्ज़म तरीके से अपने वजीराबाद के इशू की मार्केटिंग कर रही है। इस बात से हमें ये बात का कभी यकीन है कि ये इमरान खान साहब की पार्टी ने खुद उनके ऊपर हमला करवाया और कुर्बानी का बकरा जो है वो एक राहगीर नवीद को जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर तो नवीद के खिलाफ इनके पास सबूत मौजूद है तो ये ट्रायल कोर्ट के अंदर उसको साबित करे, और अगर सबूत मौजूद नहीं है तो अच्छा, अब देखिए मेयर साहब, आपकी जो बात है, जो आपका आर्गूमेंट है, अगर उसे तस्लीम कर लिया जाए, तो अगर आपके आर्गूमेंट को तस्लीम कर लिया जाए तो अगला सवाल यह पैदा होता है कि फिर अगर मुलजम नवीद आम आदमी था, राहगीर था, उसको जानबूझ के मुजरम बनाने की कोशिश की जा रही है, तो फिर उसका एतराफी बयान उसको कहां रखेंगे? उसने खुद एतराफी बयान दिया है, मोबाइल फोन के सामने, कैमरे के सामने बैठ के दिया। जी, वो अतराफी बयान चाहे वो मीनारे पाकिस्तान के ऊपर खड़ा होकर दे दे, उस अतराफी बयान की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि कानून ये कहता है कि पुलिस कस्टडी के अंदर अगर किसी किस्म का कोई अतराफी बयान है तो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अगर मुलज़िम नवीद अपने इसी बयान को अदालत के अंदर बयान में इस बात की तारीफ है, जो इल्जाम जो वीडियो के अंदर जो मेरा मौक़िफ़ है वही मौक़िफ़ मेरा अदालत का है, लेकिन तब भी फैसला करने से पहले अदालत ने ये बात देखनी है कि इस बयान के साथ कोलैबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस जो है कोई ताइदी शहादत भी मौजूद है या नहीं है, फिर भी ये फैसला ट्रायल कोर्ट में करना है। अभी जिस बयान की बुनियाद के ऊपर, अच्छा, लेकिन ये सब मसला ये है कि सारी वफाकी हुकूमत ये कह रही है कि इस सारे केस में सिर्फ एक ही मुलजम है, उसका नाम नवीद है। आज भी राना सनाउल्लाह साहब ने उसी को मुलजम करार दिया है। तो वफाकी हुकूमत का नैरेटिव ही है कि इसके अलावा कोई शख्स वहां पे मौजूद नहीं था। और अब अगला सवाल यह भी है कि अगर आपकी फिर इस बात को तस्लीम कर लिया जाता है तो नवीद के पास पिस्टल क्यों था, फिर उसने गोलियां क्यों चला दी? देखिए, ये बात तो पहले पीटीआई तस्लीम करे। मैं आपकी पहली बात का जवाब दे दूं। ये वफाकी हुकूमत का मौकफ ना भी हो, मेरा मौकफ ना भी हो कि नवीद एक ही था, मैं नवीद के नाम नहीं लेता, हमलावर एक ही था, तो जेआईटी ने चौधरी साहब 90 पुलिस एहलकारों के और मजमूई तौर के ऊपर 800 एनी शाहिदीन के बयान बंद किए 30 नवंबर से पहले। मेरी गुजारिश होगी पंजाब हुकूमत से, पंजाब पुलिस से, जेआईटी के सरबराह से, उन 90 पुलिस एहलकारों को पंजाब पुलिस के वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो 90 पुलिस एहलकार जो इमरान खान की सिक्योरिटी पर मामूल थे, उन्होंने अपने बयान रिकॉर्ड करवाए हैं कि वहां पर सिर्फ एक ही हमला आवर था और वहां से सिर्फ 2 गोलियां ही मिली हैं। तो या तो जेआईटी उन बयान को रद्द कर दे या उसको पुलिस की पब्लिक कर दे। और दूसरी रही बात, अच्छा, आप ये फरमाइए, आपके पास जेआईटी की रिपोर्ट है, रिपोर्ट आई है आपके पास या नहीं आई? नहीं, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये साबित जो है वो सिर्फ तहरीक इंसाफ को हासिल है, क्योंकि हमारा ये इल्जाम है और कि ये जेआईटी जो है वो तहरीक इंसाफ की मिली भगत के साथ उन इशारों पर चल रही है। इसलिए हमारा ये इल्जाम है कि ये साबित जो है ये सिर्फ तहरीक इंसाफ को दस्तयाब की रिपोर्ट नहीं हुई, वो सारी की सारी जेआईटी रिपोर्ट तहरीक इंसाफ के कल रहनुमाओं के पास मौजूद थी, जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने नई कहानी घड़ी ताकि मुअज्जिम का जो कातिल है उस तक बात ना जा सके। और उन्होंने 2 से 3 शूटर की बात निकाली है। आप आज से पहले तक तहरीक इंसाफ ने कभी ये बात नहीं की कि वहां पर 2 या 3 शूटर थे, कभी। अब चूंकि जेआईटी की रिपोर्ट आ गई, इन तक पहुंच गई, और उससे पहले अच्छा, ये फरमाए फौजी की रिपोर्ट में जब, अच्छा, ये फरमाइएगा,
ये फरमाइए कि आप नवीद के एडवोकेट हैं और नवीद ही ने आपको वकील तैनात किया है या आप खुद वकील बन गए उनके? अच्छा सर, मुझसे नवीद की फैमिली ने अप्रोच किया था और नवीद की फैमिली को साथ लेकर मैं अदालत गया था। उनकी फैमिली ने वहां अदालत में नवीद से ये गुजारिश की कि ये मौजूद है और हमने इनको आपकी तरफ से वकील मुकर्रर किया। फिर मैंने उससे दस्तखत लिए, उसके वकालतनामे पे दस्तखत लेने के बाद जो है अदालत में अपना वकालतनामा जो है वो रिप्रेजेंट किया। और पहली दफा ये हुआ, जेआईटी की तरफ से नवीद को वकील करने की इजाजत नहीं दी जा रही थी, उसकी फैमिली के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर जेआईटी की तरफ से डाला जा रहा था। आप आज भी मीडिया की टीम भेजेंगे तो उनके घर वालों की निगरानी की जा रही है, वो गरीब और मजदूर लोग हैं। तो जब से ये वकालतनामा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही मियां साहब। मियां साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। मियां साहब से दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। अच्छा आमिर इलियास राना साहब, ये सारी आपने सूरत-ए-हाल देखी। आज राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, उनका एक मौक़िफ़ है। इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उनका एक मौक़िफ़ है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब का अपना एक मौक़िफ़ है। तो ये सारा सिलसिला उलझ नहीं गया, तो इस उलझन को ख़त्म कैसे किया जा सके? देखें, इमरान खान साहब पहले बराह रास्त नाम ले रहे थे, मीर जाफर से लेके और सब। आज उनको सिर्फ वो ताकतवर नजर आए। तो एक तो परवेज इलाही साहब का नैरेटिव वो अभी तक लेने पे मजबूर हैं कि जनरल बाजवा के खिलाफ नहीं बोलना। ठीक, तो इसलिए नहीं बोला उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ, जरदारी और कल वैसे उन्होंने शो में जिक्र किया था कि उन्होंने मुझे कत्ल करवाने कि भाई जो है ना उनसे ताकतवर लोग हैं, ये सिर्फ फैसिलिटेटर थे। ठीक। अब ये बात समझने की है कि इमरान खान साहब को रोजाना की बुनियाद पे कोई नया ख्वाब आता है। मतलब आज उनका ख्वाब सुनने वाले यूट्यूब पे 5000 कुछ लोग थे, लाखों लोग सुनते थे। अब वो सुनना छोड़ गए और वो भी आप चेक करेंगे तो ओवरसीज पाकिस्तानी निकलेंगे। यहां पे लोगों को समझ आ गई हुई है कहानी की कि भाई ये कहां तक लेके जाएंगे। मतलब मैं आज मैंने यूट्यूब चेक की स्पेशली इसीलिए कि भाई वहां पे कितने लोगों ने इनको सुना है, इनके इस भाषण को जिसकी बाकायदा तशहीर की गई थी। इमरान खान साहब खुद कंफ्यूज हो गए हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि वो जाएं कहां, किधर लेके जाएं, क्योंकि उन्होंने अपना एक पहाड़ा रखा इलेक्शन, फिर कहा कि इलेक्शन मार्च अप्रैल में होंगे, फिर कहा कि इलेक्शन नजर नहीं आ रहे। अब उनको पार्टी बचाना और लेके चलने के लिए थोड़ा सा मेरा ख्याल है तखलिया लेना चाहिए मीडिया से भी, और कुछ दिन वो चाहें तो नथिया गली ही चले जाएं, भाई कहीं और ना जाएं, वहां उनका जख्मी हालत में तो कहीं हालत में वो कहीं पे भी जा सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। अब तो माशाल्लाह वो चल फिरने की उसमें हो रही है। मेरा मतलब ये है कि वो थोड़ा सा मीडिया से दूर रहे, लोगों से मुलाकातों से, तो शायद फिजा ठीक हो तो मजा आएगा उनको, वो सोचने की सलाहियत अच्छी हो जाएगी। आजकल मुझे नहीं समझ आ रही कि वो किससे मिल रहे हैं। अच्छा, वैसे एक उन्होंने कहा कि जी मुझे पता है कि किन लोगों ने ये काम किया साजिश, वो बल्कि मुसलसल कह रहे हैं 3 नवंबर के बाद से वो मुसलसल कह रहे हैं कि मुझे उन लोगों का नाम पता है। तो अब सवाल ये है कि अगर उन्हें नाम पता है तो क्या जेआईटी को उन्होंने नाम बताए, क्या उन्होंने पुलिस को ये नाम बताए, और अगर किसी को नहीं बताया तो कम से कम मीडिया को बता दें, अपनी तकरीर में कहें कि ये लोग हैं जिन्होंने। 3 तो उन्होंने नामजद कर दिए थे, तो वो नहीं हो रहा। और उनको पता यूरोप से ज्यादा यूरोप का है, सऊदी अरब से ज्यादा उनको पता है, चाइना से उनको पता है। अगर उनको चीन, वो जापान और जर्मनी के फासले का पता है, उनको 12 मौसमों का पता है, तो ये भी पता होना चाहिए। मतलब आप और हम अगर इस पे बहस करें कि उनको तो पता था, तो उनको ये आने से पहले पता था कि उनका एक साथी ऐसा है जो $200 बिलियन को किस तरह तकसीम करने जा रहा है, और इनके पास 200 लोगों की एक टीम ऐसी है जो फौजी भी समझ रहे थे कि जी ये पता नहीं पाकिस्तान में इनकलाब ले आएंगे। और अब बना रहे हैं वो 200 लोगों की टीम। अब बना रहे हैं। वो हमेशा यही कहते हैं मैं इत्तेहादियों के साथ नहीं बैठूंगा। उन्होंने 2018 से पहले भी यही कहा था बैसाखी के साथ नहीं बैठूंगा। तो बैसाखी परवेज इलाही अब फिर ले ली उन्होंने। ठीक है, मतलब जब ये ऐलान करके हटते हैं, ये उसी वक्त वो काम करते हैं जब अनाउंस करते हैं कि मैं ये काम नहीं करूंगा। इसको मैं किसी आवाज से लिंक नहीं कर रहा, किसी भाषण से लिंक नहीं कर रहा, इनके अमली बातें वो सामने आ चुकी है। अच्छा अब्बास साहब देखें, सारी चीजें राना साहब की बात भी मानी जा सकती है, वफाकी गवर्नमेंट की बात भी मान लेते हैं, जो वकील है नवीद मुलजम का उनकी बात भी मानी जा सकती है, लेकिन एक चीज फैक्ट है कि इमरान खान के ऊपर हमला हुआ है, इमरान खान साहब को गोलियां लगी या गोलियों के पीसीज लगे और वो इस वक्त अलील हैं और जख्मी हैं और अपने घर में बैठे हो। क्या इसकी कोई तहकीक नहीं होनी चाहिए? देखिए पाकिस्तान में माजी तो है ना जी, वज़ीर आज़म के ऊपर माजी में अटैक तो हुए ना जी, जान से तो गए ना। ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि कोई पाकिस्तान में पहली दफा हुई है जिसके ऊपर शक किया जाए या शक ना किया जाए। तहकीक तो बिल्कुल होनी चाहिए, और जो उनके साथ वाकया हुआ है उसकी तहकीक एक तरफ है,
उससे मुतालिक जो वाकयात खड़े हुए हैं वो एक और मामला अब हमारे सामने खड़ा हो गया। ठीक। मेरा तो ये जाती तौर पर ख्याल है कि देखें इन पॉलिटिकल पार्टीज के पास, टू बी ऑनेस्ट, ये गवर्नमेंट हो या फिर इमरान खान साहब, बेचने को तो अब कुछ भी नहीं है। इमरान खान साहब ने एक लंबी चार्जशीट दी थी, डिमांड, चार्टर ऑफ डिमांड दिए थे कि ये होगा, वो कुछ भी नहीं हुआ। उनकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई। मैं आपके शो में मुतादिद मरतबा ये बात कह चुका हूं, वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और वो मजीद फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ने की बुनियादी वजह यह है कि जो एक खाका वो अपने जहन में बना के बैठे थे वो रह गया। अब वो कभी अमेरिका के बाद मीर जाफर मीर सादिक से उतर के नीचे आते हैं तो वो फिर नाम लेने लगते हैं जनरल बाजवा। अच्छा, सिर्फ इमरान खान साहब को नहीं, इस गवर्नमेंट में 13 इनके इत्तेहादी हैं, ये भी सारे मैं आ रहा हूं उसी तरफ आ रहा था। मैंने शुरुआत ही वहां से की कि दोनों के पास बेचने को तो अब कुछ है नहीं, रह कुछ नहीं गया। इमरान साहब करते करते अब यहां आ गए कि आज वो एक दिन जनरल बाजवा का नाम लेते हैं तो दूसरे दिन जो है वो कहते हैं कि ताकतवर लोग हैं और जरदारी नवाज शरीफ से ज्यादा ताकतवर लोग हैं। एक शख्स, हाँ, एक शख्स के अलावा उन्होंने ये भी कहा ना इनसे ज्यादा ताकतवर लोग हैं, मतलब जिनको हम मुल्क का मुहाफिज समझते हैं वो असल में जो है वो इसके जिम्मेदार हैं इन मामलात के। अब गवर्नमेंट की तरफ आते हैं, देखिए गवर्नमेंट के भी तो यही क्लेम्स थे ना जी, हम आएंगे, आते के साथ ही जो बेड़ा गर्क इन्होंने किया वो ठीक कर देंगे। मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो इसहाक डार साहब की दास्तान सुना रहे हैं। इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि मिफ्ता को इन चीजों के बारे में नहीं पता था। इत्तेहादी गवर्नमेंट के जान छुड़ाने के बहाने ढूंढ रहे हैं कि कोई किसी तरह से कोई हादसा हो तो हम भी बाहर निकले, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बचाएं, अपने हल्के बचाएं। एमकेएम अपने इत्तेहाद बनाने में लगी हुई है, बाप पार्टी एक नया शेप बनाने में लगी हुई है। मुस्लिम लीग नून के अंदर भी ये शोर शराबा मचा हुआ है कि जी ये पार्टी की लीडरशिप जो है वो पावर कहीं और जा रही है। अवाम किधर जाए? सवाल ये है ना, इस वक्त जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि जो दावे करके आए थे उनसे भी मुल्क नहीं संभल रहा है। इमरान खान साहब तो चले जमान पार्क जाके बैठ गए, लेकिन ना उनसे मुल्क संभल रहा और ना इमरान खान साहब के पास कोई सोल्यूशन था। और उसके बाद जब कभी टेक्नोक्रेट की बात आती है तो छतों के साथ जाकर जो है वो लगना शुरू हो जाते हैं कि जी टेक्नोक्रेट इस मसले का, सारे एक लाइन में खड़े हो जाते हैं और सब आप अवाम का ये एक सफ़े पे सारे यकसा हो जाते हैं। अब ये जो रोज की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं, मुल्क की मईशत का आप हाल देखें, मुल्क की फॉरेन पॉलिसी का आप हाल देखें, मुल्क के अतराफ में क्या हो रहा है, दहशतगर्दी का आप हाल देखें। किसी ने कोई संजीदा अप्रोच रखनी है, कोई इस मुल्क के बारे में संजीदा है कि एक ही दफा आकर कोई ठीक फैसला कर जो है वो लंबे टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए कोई फैसले कर लें। तो मुझे तो फिलहाल जो है वो अनफॉर्चुनेटली फ्रस्ट्रेशन लीडर से लेकर कारकुन तक हर पार्टी के अंदर मौजूद है। मलिक साहब आपकी तरफ आना है सर, ये देखिए इमरान खान साहब जो कुछ बयान कर रहे हैं उसका एक साइड स्टोरी भी है कि अगर वो आर्मी चीफ का नाम लेते हैं, साबिक आर्मी चीफ का नाम लेते हैं जो ज़ाहिर पाकिस्तान में सबसे मजबूत शख्सियत है, और अगर वो इस तरह पोर्ट्रे करते रहते हैं कि जनरल बाजवा साहब ने मेरे खिलाफ ये हरकत की या उन्होंने ये साजिश तैयार की, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर पाक फौज को वो बाहर बदनाम करना चाहते हैं इंटरनेशनल फोरम्स पे, वहां पे ये बात शुरू हो जाए कि पाकिस्तान की फौज तो साबिक वज़ीर आज़म जो उनके ऊपर कातलाना हमले भी कर देती है। तो इसके फिर नताइज क्या निकलेंगे? शुक्रिया जावेद साहब। पहले आ जाते हैं JIT पे। मेरा पहला सवाल ये है, मैंने जाहिर है कि हम में से किसी ने JIT देखी नहीं, क्या JIT ने इमरान खान साहब का बयान रिकॉर्ड किया है? और सवाल तो बहुत बड़ा है। JIT और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए कि इमरान खान विक्टिम है, और अगर JIT ने विक्टिम का ही बयान रिकॉर्ड नहीं किया तो फिर उस JIT की हैसियत क्या होगी? और दूसरी अहम बात, और क्या इमरान खान साहब ने विक्टिम ने उन मुल्जमान का नाम दिया है जिनके ऊपर उनको खदशा है कि उन्होंने मेरे ऊपर हमला करवाया? मैं यही बात करने जा रहा था कि इमरान खान जो चले प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जलसे में, जो इफ और बट्स के बला, लेकिन जब आप JIT के सामने बयान रिकॉर्ड कर रहे हैं तो क्या इमरान खान ने वो सारे डिस्क्लोजर्स किए हैं जिसके बारे में वो बताते रहते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है? तो अगर उन्होंने JIT से भी छुपाया है तो फिर उस बयान की कोई हैसियत नहीं। और अगर JIT ने इमरान खान का बयान रिकॉर्ड ही नहीं किया है तो उसकी कोई दूसरी बात, क्या JIT ने वजीर आला पंजाब का बयान रिकॉर्ड किया? क्योंकि वजीर आला पंजाब से JIT ये पूछ सकती है कि आपने FIR कटवाने के लिए कोई हुक्म दिया था या नहीं दिया। तीसरी बात ये कि क्या JIT ने उन तमाम अफसरान को जो वजीराबाद के थे जिसने वीडियो बनाई, देखिए वीडियो की कोई हैसियत नहीं होता किसी भी तरीके से। ठीक, इस केस में सिर्फ एक स्टेटमेंट की अहमियत होती है और वो होती है मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान।
उसके अलावा लीगल हैसियत इवन 161 के स्टेटमेंट की भी नहीं होती। तो ये अपनी जगह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि जो वीडियो बनाई गई और जिन अफसरान ने बनाएगी उन अफसरान को तो गिरफ्तार होना चाहिए, इसलिए कि ये उनका बनता ही नहीं था कि डीपीओ या एसएचओ या एसपी किसी मुल्जिम को वीडियो बयान रिकॉर्ड कर रहा होगा। इसमें ये जो वीडियो है इसके बारे में मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन है। एक इंफॉर्मेशन ये भी है कि डीपीओ ने इसलिए फौरी तौर पर बना ली कि खुदा न खास्ता अगर इस मुल्जिम को किसी ने कत्ल कर दिया तो ये सारा केस हमारे गले पड़ जाएगा, लिहाजा हमें इमीडिएटली उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके उसे मुतलका इदारों मुतलका शख्सियात तक पहुंचा देना चाहिए उन्हें अपनी जान बचाने के लिए। एक दूसरी स्टोरी यह भी है कि चीफ मिनिस्टर साहब से राब्ता किया गया था और चीफ मिनिस्टर साहब ने उन्हें कहा कि आप वीडियो बनाओ और उसे रिलीज कर दो ताकि ये ना हो कि हमारे गले पड़ जाए सर। एक दूसरी स्टोरी यह भी है। और तीसरी स्टोरी यह भी है कि जब उस मुल्जिम की बन गई वीडियो तो फिर किसी और ने आके उनसे वो वीडियो ले ली और उसके बाद उसने मीडिया में फैला दी। तो ये 3 वर्जन है इस स्टोरी के मामले में। नहीं जावेद साहब, मैं इस किसी वर्जन को नहीं मानता। देखिए, सीधी सी बात यह है कि पुलिस ने उनको पकड़ा, पुलिस उसी वक्त, अगर पुलिस को बहुत जल्दी थी तो पुलिस फौरी तौर पे उसका बयान जो है वो इन राइटिंग करती, उसके सिग्नेचर लेती। वो सिग्नेचर काफी होते हैं, वो स्टेटमेंट, वो ये वीडियो के स्टेटमेंट से ज्यादा कानूनी हैसियत होती है उसकी, जो वो मुल्जिम सिग्नेचर करके स्टेटमेंट देता। उसके बाद आप भले वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेते। एफआईआर को 1.5 हफ्ते लगे हैं। उन 1-1.5 हफ्ते के दौरान वो मुल्जिम इल्लीगल बयान भी नहीं होगा तो अदालत में केस भी नहीं चलेगा। वैसे जेआईटी में पुलिस ने ये कहा कि हमने ये वीडियो अपने सीनियर्स के कहने पर रिलीज की थी। अब सीनियर्स कौन है इसके बारे में अभी तक सरदस्त कुछ नहीं कहा जा सकता। मद साहब, आपके पास एक सवाल छोड़ कि अल्टीमेटली ये जो इशू है ये एंड अप कहां पे होगा? छोटे ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम दोबारा खुश आमदीद। यहां पे एक सवाल यह भी पैदा होता है ख्वातीन हज़रात कि ये सारा इशू एंड अप कहां पे होगा, इसका नतीजा क्या निकलेगा। लेकिन उस तरफ जाने से पहले अभी तक हमारे साथ मुल्ज़म नवीद के वकील मौजूद हैं, मियां दाऊद साहब। उनसे एक आखिरी सवाल पूछते हैं। मियां साहब, ये फरमाइएगा, मुल्ज़म नवीद से आपकी मुलाकातें हुई और अगर हुई तो उसका वर्जन क्या है? वो ये कहता है कि मैंने ही गोली चलाई थी और उसका मोटिव क्या था? जवेद साहब कमरा अदालत के अंदर उससे जेआईटी के अफसरान की मौजूदगी के अंदर मुलाकात हुई थी, क्योंकि वो इजाजत ही नहीं दे रहे थे अदालत को ही जो है वो आप कह लें कि कैप्चर किया हुआ था। तो वो इस बात से इनकार करता है जो एफआईआर के अंदर उसके ऊपर इल्जामात आए किए गए हैं। वो कहता है, वो उसका ये मौकफ है कि एफआईआर के जो इल्जामात है उनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। जो रही बात जो आपने आखिरी सवाल, आपके सवाल का आखिरी हिस्सा है कि उसने फायरिंग की, गोली चलाई या नहीं, ये प्रोसिक्यूशन का केस है, पुलिस का केस है, जेआईटी का केस है। जेआईटी इस बात को लाकर साबित कर दे कि जो फायरिंग करने वाला बंदा है तो उसके मुताबिक ट्रायल कोर्ट जो है वो फैसला कर दे। इंफॉर्मेशन नहीं है, एक बात की वजाहत ना मुल्जिम की तरफ से कोई भी जुर्म हुआ है नहीं। जी फरमाइए। सर बिल्कुल कोई ऐसी मालूमात नहीं है। मैं एक बात की वजाहत कर दूं, जनरली ये बात की वजाहत होनी चाहिए, कोई भी जुर्म किसी ने भी किया है, चाहे वो नवीद ने किया है, चाहे जावेद चौधरी ने किया है, चाहे मियां दाऊद ने किया है, उसने जितना जो जुर्म किया है उसको साबित करें अदालत के अंदर और सजा करवा लें। और अगर आप साबित नहीं कर सकते तो आपको कम से कम, या मुझे या किसी को भी, हमको ये नहीं चाहिए कि हम उसके ऊपर फिंगर जो है वो पॉइंट आउट करें या उसको मुजरम की तरह उसका ट्रायल जो है वो मीडिया ट्रायल जो है वो करे। आप ट्रायल कोर्ट के जाएं, वहां पर जाकर आपके पास जो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन जाने से पहले आपको ये कि आम केस नहीं है, एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म है जिसके ऊपर गोली चली है मजमे में, तो इसका इशू सिर्फ पाकिस्तानी दुनिया में हर जगह पे डिस्कस होगा। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा राना साहब कि ये जो सूरत हाल है इसका इख्तिताम कहां पे होगा? देखें जी, इख्तिताम से पहले अब्बास साहब ने भी कुछ बात की, मैं मिफ्ता इस्माइल के ऊपर ज़रा गप करना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो मूड में है कि जी डार को छेड़ते रहें, और वो बुजुर्ग आदमी है, ज़्यादा छिड़ रहे हैं, जवाब गुस्से में दे देते हैं। सोचना यह है कि इनकी इन्वेस्टमेंट क्या है पार्टी के अंदर। वो अगर उनके कुडम है मियाँ साहब के, तो इन्होंने को पैसे लगाए होंगे, मिफ्ता साहब ने पार्टी के अंदर को मेहनत की होगी। इनकी मेहनत मैंने देखी है। हाँ, मैंने इनकी मेहनत देखी। जब इनको शाहिद खाकान के साथ वजीर लगाया तो ये पीएम ऑफिस में चॉकलेट्स के बॉक्स लेके ना
इस अफसर को, उस अफसर को, ये खाएं, ये ड्यूटी देते हैं। अच्छी बात है ना। अच्छा, वैसे। अब मुझे अगली बात, मैं कोई डार्क की नहीं कर रहा, मैं इनकी कर रहा हूं। इनको गुस्सा किस चीज का है? 18 दिन तो टोटल रह गए थे, 6 महीने से ज्यादा एक दिन ये वजीर नहीं रह सकते बाय नोटिफिकेशन। पहली दफा भी वजीर बने थे, दूसरी दफा 6 महीने यानी। तो 20 दिन पहले अगर मियां साहब ने रिजाइन बुला के ले लिया, भाई आपने उनके घर में कोई खर्चा दिया हुआ था कि आपसे रिजाइन नहीं लिया जा सकता? आपको एक ड्यूटी दी, वो कहते हैं डिस्ग्रेस किया गया मुझे। नहीं, 12 लोगों के सामने पाकिस्तान को किया, बेइज्जती करके मुझे निकाल मिफ्ता दिया। इस्माइल का नाम कोको मुंह के, हम कहते हैं प्रोग्रामों में कि कोको मुंह के मुंह वाला, यानी वो ठट्ठा उड़ाता था उस गरीब आदमी का, जिसका आज और ज्यादा हो रहा है, मजाक बना के जवाब देता था। देखिए वो नॉन सीरियस थे, इसमें इसे नहीं मैं कह रहा हूं कि लेकिन सारे इकोनॉमिस्ट कहते हैं बड़े उन्होंने मुश्किल फैसले किए। कौन सा मुश्किल फैसला किया? पाकिस्तान की अवाम की मंजी पीढ़ी ठोकने के उन्होंने कौन सा फैसला किया? वो कहां से पैसे लेके आ गए किसी के पास से? वहां मतलब पीएमएलएन और पीडीएम जहां पे फंसी जाके पीपल्स पार्टी, वो उनका वो नॉन सीरियस रवैया था। एक आदमी को दुख का इजहार भी होना चाहिए कि भाई हाँ मैं मुश्किल ये फैसला कर रहा हूं, लेकिन वो हंसता था, उसकी बुनियाद पे लोग चिढ़ते थे। अगर उनके जिसको वो कायद कह के उन्होंने कहा, उनको आज कोई मसला कुछ और आ रहा है, समझने की बात यह है कि भाई आपको तकलीफ कहां से हुई है कि आप कह रहे थे मेरे कायद ने कहा, ट्वीट कर रहे हैं मैंने रिजाइन कर दिया, आज कहते हैं मुझे बेइज्जत कर दिया। क्या वो कोई और पार्टी ज्वाइन करना चाह रहे हैं? अच्छा, वैसे एक और सवाल आपसे, वो ये बताइएगा कि मिफ्ता इस्माइल को वजीर खजाना किसने बनाया था? सवाल है आपसे। नहीं, मिफ्ता इस्माइल को पार्टी ने बनाया ना, पार्टी ने, हाँ, मियां नवाज शरीफ, और उन्होंने वापस ले लिया। मियां नवाज शरीफ अगर ना चाहते तो ना बनता। अच्छा, दूसरा इसहाक डार साहब को किसने वजीर खजाना बनाया? वही नवाज शरीफ ने। तो फिर कसूर नवाज शरीफ साहब हुए ना। हाँ, मतलब नवाज शरीफ इन जैसे लोगों को क्यों आजमा रहा है, बात इस सेंस में कह रहे हैं। डार ने तो पहले गलत फैसला किया, उसके बाद आप ठीक फैसला किया, डार फैसला तो आपने किया। बुरे फैसलों का मुर्तकिब नहीं करार दूंगा। डार उस ऑन जॉब ट्रेनिंग प्राइम मिनिस्टर की जो लेगेसी थी, 4.25 साल जो उस वक्त की फौज ने मिलके हम सब के ऊपर डंडा दे के एक ऐसी हुकूमत चलवाई जिसका कोई सर पैर ही नहीं था, बल्कि ऊपर से डांटा जाता था कि जी ये क्यों कर रहे हैं, इस तरह की बात ना करें, फलां ना करें, वो सारी बातें हो चुकी हैं। आज उसका खमियाजा पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। आज लोगों ने ट्वीट किया कि जी जिस दिन गवर्नमेंट गई शाहिद खाकान अब्बासी की, 112 रुपए का डॉलर था। आज हम सब उस तजर्बे की बुनियाद पे भुगत रहे हैं इस पाकिस्तान को, जिसमें मजाक उस पूरी गवर्नमेंट का बन रहा है जिन्होंने आदम एतमाद के बाद बैठना पसंद किया। आपको मैं एक बात बता दूं, जो आपका स्टार्ट में सवाल था, मिफ्ता साहब को वजीर खजाना बनाने का फैसला सिर्फ नवाज शरीफ ने किया था, एस्टेब्लिशमेंट से आया था ये फैसला? हम ना सब चीजों में सोचते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट में वो शब्बरज़ैदी की आपने पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी, ये वो लोग हैं जो चूरन सारे पाकिस्तान में बेच रहे हैं। पाकिस्तान सिर्फ तब होगा, जो आप हल पूछ रहे थे, आउट ऑफ द बॉक्स आप नहीं जाएंगे ना। दुनिया की जो आपके बेशुमार कॉलम है, मैं किसका हवाला नहीं देता, मुझे ये बताएं कि जितनी बड़ी पाकिस्तान की इकोनॉमी और कर्जे हैं, उनसे बड़ी कंपनियों के सीईओ 30 अंडर 30 हैं और वो चला रहे हैं कामयाबी से। यहां ये 70 साल बाबे शरीफुद्दीन पीरजादा फौत हो गया, वो हर जनरल के साथ खड़ा होता था, अजीज मुंशी, वो कायदे आजम की तकरीरें अपनी मर्जी से, जैसे कुछ जाली वकील पीएलडी में फैसले मर्जी के नए वकीलों जजों को फंसाने के लिए काम यहां पे आपको सोल्यूशन करना पड़ेगा। जो काम वो करते थे टेक्नोक्रेट्स के जरिए, सीनियर वकील चाहिए बिल्कुल नहीं, आप उन टेक्नोक्रेट्स से जान छुड़ाएं जिनको पाकिस्तान में जीएचक्यू में भी बुला के सुना जाता है, आईएसआई हेडक्वार्टर में भी सुना जाता है। ये सब वो फ्रॉड हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया। ये जो स्टेट बैंक के सारे टेक्नोक्रेट्स जो हर गवर्नमेंट में होते हैं, नहीं मैं हर गवर्नमेंट में नहीं, इन सब के पास नुस्खा ये है। शौकत अजीज भी यही कुछ बेचता था, वजीर आजम बन गया। यहाँ पे यही कारोबार चल रहा है ना। यहाँ लोगों को, एनर्जेटिक लोगों को जगह देनी पड़ेगी, तजर्बे आपको इन पुरानों से नहीं करने हो। ये वैसे पार्टीज को समझाना चाहिए कि आप अपने जो इलेक्टेबल्स हैं उनके ऊपर जाएं, क्योंकि उनके अंदर जाहिर है वो 4-4 लाख वोट लेके आए होते हैं, कुछ ना कुछ तो सेंस होती होगी उनमें। अच्छा, आदिल अब्बासी साहब ये फरमाइएगा कि ये सारा गुम्बलगिरी है जिसके अंदर फंस गए हम लोग ना। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि मुझे बाकायदा मारने की कोशिश की और वो कुछ हवाले भी देते हैं। मेरा ख्याल ये है कि जो जो इलेक्शन करीब आएगा वो बाकायदा लोगों के नाम लेना शुरू कर देंगे और उस वक्त बाकायदा पूरे इदारे को मलाइन करेंगे। अब सवाल ये है कि इसका फायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा? देखिए, अल्टीमेटली फायदा तो जो है वो हमारे, अगर आप इमरान खान वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब की सियासत को फायदा होगा और मुल्क को जो है वो इसका नुकसान होगा। इसलिए होगा क्योंकि इससे पहले भी आपने खुद भी ये बात की है कि कोई मामूली बात नहीं है कि साबिक वज़ीर आज़म को गोलियां लगी और वो डड़म से नाम लेते हैं कि जी मुझे इन लोगों ने किए। FIR वो ऐसे लोगों के खिलाफ कटवाना चाहते हैं, वो सबूत नहीं देते जी। अच्छा, वो मैं इस पर भी आ जाता हूं। अब ये जो आपने सबूत वाली बात की है, सवाल यह है कि इमरान खान साहब को भी पता है कि ना उन पे FIR होनी है, ना उनके ऊपर मुकदमे चलने हैं,
और ना ही वो सबूत जो है सर वो इस बार पे बार ये पेश कह कर रहे सकेंगे। हैं कि मुझे एजेंसियों को, कि मैं वज़ीर आज़म रहा हूं, मुझे एजेंसियों के अंदर लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, सर, इस मुझे तरह मानने तो वाले दस- उन्होंने मुझे बताया कि 4 लोगों ने बंद कमरे के अंदर बैठ के आपका फैसला कर लिया। इन्हें वो बताना पड़ेगा कि किसने उनको बताया था। सर लेकिन सवाल ये है ना कि इमरान खान साहब को उसके एविडेंस में कोई चीज देनी पड़ेगी। अगर उनको किसी एजेंसी ने बताया अगर भी वो है- बंदे का नाम देते हैं तब भी इन्वेस्टिगेशन तो हो सकती है ना उसकी, सर, से बुला के पूछा जा सकता। देखिए ये पंजाब में हुकूमत है ना, करा लेते। वो तो कहते हैं अब मैं अगर आऊंगा तो पावरफुल गवर्नमेंट होगी मेरी तो आऊंगा वरना नहीं आऊंगा। वो तो इस गवर्नमेंट में आने से पहले भी कहते थे कि अगर मुझे पावर ना मिली तो मैं एक टूथलेस प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगा। वो तो अभी लेकिन पंजाब में परवेज इलाही साहब पावर उनके नहीं खिलाफ- है इसके बावजूद वहां पे। जी परवेज इलाही साहब उनको रोज जो है वो कोई ना कोई उनके खिलाफ बयान दे देते हैं, उसके बावजूद भी वो परवेज इलाही साहब को बर्दाश्त कर रहे हैं। तो ये तो रहने दें आप। अब ये वैसे बात- चौधरी परवेज इलाही साहब उनसे 48 सीटें मांग रहे हैं, 18 मांग रहे हैं वो एमएनए की, चौधरी साहब, ये 30 चीजें- मांग रहे हैं ये- एमपी। ये- इसके साथ साथ ये चीजें politics इससे साथ साथ वो कह रहे हैं कि अगली मतलब जब आपकी पंजाब में गवर्नमेंट बनेगी मैं फिर चीफ मिनिस्टर हूँ। चौधरी साहब देखें ये पॉलिटिक्स है। छोटी- इमरान खान साहब पॉलिटिक्स कर रहे हैं। देखें उनको अच्छे तरीके से पता है कि पावर किस तरह आती है, क्यों आती है, कब आती है। वो तो अभी- परवेज इलाही साहब भी तो सियासत ही जो करते हैं। जी उनका राइट है सियासत करने का, सही क्यों बात। ना करें। आप उनके बेटे के बारे में ये कहते थे मैं इसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करता, आप इनको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, उनका दांव लग गया है, वो क्यों नहीं करेंगे सियासत। और सियासतदान सियासत नहीं करेगा तो क्या करेगा। लेकिन सवाल यह है कि एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट। अगर आज चौधरी परवेज सियासतदान इलाही साहब ने कहा ना 25 मई को कि आपके चेहरे उतरे हुए थे, उन्होंने वो आज फिर उनको कह रहे हैं कि आपकी औकात कोई नहीं है सारी। मदर साहब ये फरमाए, छोटी बात मैं मदर जरा साहब के एक बात से जुमला बढ़ाते मैंने हुए मुकम्मल करना। मदर साहब ने जैसे कहा ना कि इमरान खान का बयान क्यों नहीं हुआ, असल बात यही है। वहां उनसे एक छोटी सी बात यह भी पूछनी चाहिए कि गुजरात का डीपीओ और आरपीओ तो आपके काबू में नहीं, क्योंकि आपकी हुकूमत और मेरे अंडर नहीं, लेकिन वो गुलाम महमूद डोगर सीपीओ वो आपके काबू में है। वो जेआईटी की रिपोर्ट अदालत में पेश करने के बजाय आपके हवाले कर रहा है। ये सवाल जो मदर साहब ने कहा है वो नहीं ले रहा कि भाई आप अपना बयान दें, वजीर आला बयान दें। वो भी एक अफसर है, वो भी टीएसपी है। point- जो गुजरात के डीपीओ है वो चौधरी परवेज इलाही साहब ने खुद लगाया हुआ। सर अभी तक हट क्यों नहीं रहा, क्यों नहीं? अभी तक क्यों नहीं हटाए। भाई गुलाम सुबह हटा महमूद दिया डोगर की होता। तरह ये अफसर भी तो सर, उसी आज तरह अफसर सुबह है। हटा दिया होता ना। दोनों PSP हैं। जेआईटी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी तो पहले सुबह परवेज इलाही साहब को कहते कि इन पे मुझे शक है, इन्होंने ये सारा काम किया, जेआईटी ये बता रही है, इनको तो हटा दें। सर ये मैं ज्यादा इस पे बात नहीं करना चाहता। मैं असल बात जो आपसे करना चाहता हूं वो ये कि इमरान खान साहब को ये अच्छे तरीके से पता है कि जिनके मैं नाम ले रहा हूं उन पे एफआईआर नहीं होनी, उनकी तहकीकात नहीं होनी, उन पे बात होती रहेगी जब तक मैं चाहूंगा करता रहूंगा, या वो मेरे साथ कोई डायलॉग करें, कोई बात करें। अदरवाइज मैं उनको जो है वो इसी तरीके से उनका नाम ले लेके जो है वो बदनाम कर। मदर साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं और ब्रेक मैंने लेनी है। मदर साहब सवाल बड़ा सादा सा है कि अगर इमरान खान साहब जानते हैं कि जिन लोगों ने उनके खिलाफ से साजिश की या कातलाना हमला किया तो उनका नाम वो क्यों नहीं लेते। छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूर प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। मदद साहब ये फरमाइएगा, इमरान खान साहब बार बार ये कहते हैं कि एजेंसियों के अंदर मेरे लोग थे, मेरे दोस्त थे, मैं जानने वाले थे, मेरे साथ मोहब्बत करने वाले थे, उन्होंने मुझे बताया कि कमरे के अंदर, बंद कमरे के अंदर 4 लोगों ने मेरे कत्ल का फैसला कर लिया है। फिर मैंने वीडियो बनाई, फिर मैंने उसको इंग्लैंड भिजवा दिया, फिर ये जो साजिश है इसका भी मुझे पहले से पता था। तो ये नाम क्यों नहीं लेते? अगर नाम लेंगे तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी। नहीं, मैं तो जैसा वही बात रिपीट करूंगा कि अगर जेआईटी ने इमरान खान का स्टेटमेंट नहीं लिया और इमरान खान ने जेआईटी के सामने स्टेटमेंट नहीं दिया तो ये पूरी जेआईटी की रिपोर्ट ही रिडंडेंट है, इसलिए कि वो पूरा केस ही इमरान खान के गिर्द घूम रहा है ना। इमरान खान को गोली लगी है, इमरान खान के कहने पर एफआईआर नहीं काटी गई, इमरान खान खुद कहते हैं कि उन्हें साजिश का इल्म था। अब अगर ये सारी बातें जेआईटी में नहीं आई हैं तो फिर जेआईटी की हैसियत क्या होगी? जेआईटी तो फिर खत्म है। ठीक, इसलिए कि उनका स्टेटमेंट तो सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, लीगली ये केस खत्म हो गया, इस केस की अब कोई हैसियत नहीं है। इस केस को कानूनी तौर पे हर फरीक ने जो इसमें रहा है उसने केस खराब कर दिया है। इसमें मैक्सिमम सजा, ये याद रखिएगा, उस मुल्जिम को इल्लीगल वेपन रखने पर हो, जो कि 6 महीने होगी, 6 साल होगी, वो डिपेंड करता है कि वो कौन सा सी राइफल थी उस पे। तो इससे ज्यादा मुझे ये केस कहीं आगे जाता हुआ लग नहीं रहा। बाकी इस केस के ऊपर पॉलिटिक्स चलेगी, इमरान खान का बयानिया चलेगा, उसका दूसरा बयानिया हुकूमत का चलेगा, ये सारी चीजें अपनी चलती रहेंगी। दूसरे एक राणा साहब जो बात कह रहे थे, बेसिकली पॉलिटिक्स है, इसका मकसद मुजरम पकड़ना या मुल्जम तक पहुंचना नहीं है। अच्छा, इसमें आपको याद होगा मल साहब के जब काजी फायज ईसा साहब ने कुछ फैसले किए थे, आपको याद होगा,
उन फैसलों के अंदर उन्होंने यही कहा था ना कि स्टेट विद इन स्टेट है और मजहबी चीजों को हवा दी जा रही है और मजहब को इस्तेमाल किया जा रहा है सियासत के लिए और ये बंद होना चाहिए। और जब ये हुआ था तो उसके बाद इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, इन्होंने रेफरेंस कर दिया था उनके ऊपर दायर, प्रेसिडेंट से करवा दिया था। और आज इमरान खान साहब खुद वही बात कर रहे हैं, साथ चीफ जस्टिस साहब से कह रहे हैं कि आप इसका नोटिस लें और आपकी सरबराही में कमीशन बनना चाहिए। देखिए जैसा स्टेट विद इन स्टेट तो मौजूद है आपके यहाँ, ये अरशद शरीफ की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पढ़ लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कराची के अंदर एक एसएचओ को कौन कहता है कि एफआईआर काटो, और सिंध गवर्नमेंट को पता नहीं है कि कराची के एक थाने में एक एफआईआर कट रही है और कौन कटवा रहा है, और सिंध हुकूमत को पता नहीं। तो स्टेट विद इन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो गलत नहीं है आपके यहाँ, अनफॉर्चुनेटली है, जो कि नहीं होना चाहिए और अब तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए अगर एस्टैब्लिशमेंट अपने आप कंप्लीटली न्यूट्रल करना चाहती है। लेकिन इमरान खान, उस वक्त इमरान खान साहब को काजी फाइज ईसा को सपोर्ट करना चाहिए था, बजाय इसके कि आप उनके खिलाफ रेफरेंस दायर कर दें। वो तो कहते हैं बिल्कुल, और मेरा ख्याल है इमरान खान ने बाद में रिग्रेट भी किया, गलती करवाई है। उस वक्त तक बहुत लेट हो चुका था, उस वक्त तक काजी फाइज ईसा साहब अपना मुकदमा लड़ चुके थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये देखें, ये बात तो अपनी जगह हकीकत है ना कि आज इमरान खान साहब, सबसे पहले तो इमरान खान साहब को चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब से पूछना चाहिए कि भाई कौन, आप एफआईआर क्यों नहीं रजिस्टर करवा रहे। आज वो कहते हैं कि परवेज इलाही का कोई कसूर नहीं है। परवेज इलाही का कसूर नहीं है तो परवेज इलाही को रिजाइन कर देना चाहिए था एज ए चीफ मिनिस्टर, कि अगर एक चीफ मिनिस्टर के कहने पर। और चौधरी परवेज इलाही साहब तो आज भी मशवरा दे रहे हैं पीटीआई को कि आपको अकल की बात करें। नहीं, मैं वो खैर वाली जबान नहीं इस्तेमाल करता कभी भी उस तरह की, लेकिन एक तो ऑब्वियस सी बात है ना, ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि एक चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंस अगर उसके कहने पर एक डिस्ट्रिक्ट का एसएसपी एफआईआर नहीं काटता तो वो चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बिगेस्ट प्रोविंस कैसे हो सकता है। सही बात। अच्छा राणा साहब ये फरमाइएगा सर, ये सारी सूरत अब आपके सामने है, ठीक है, और क्या इमरान खान साहब अपना नैरेटिव जो है उसको मनवा पाएंगे या फिर ये ज़ाया हो जाएगा? इस पे मदर साहब की बात से कि वो मुनिसलाई का बयान आया था ना कि हमने पीटीआई से कहा था अपना को बंदा दे दो और पर्चा दर्ज करा लो कि भाई नहीं हो रहा, अगर आप हम पे ट्रस्ट नहीं कर रहे तो अपना बंदा दे दो। गुलाम महमूद डोगर से करवा लेते। आजकल तो वही उनका बंदा साहब गए थे ना, यहां तक कहा था किसी भी एमएनए को कहें कि अपने हल्के से किसी एसएचओ को कहें कि वो पर्चा दे दे, कोई भी कहीं से लाके लगवा लें। इमरान खान साहब फंस गए, उनको ठंडे दिल से, जो पहले भी मैंने कहा, मशवरा और सोचना चाहिए, उन्हें कुछ दिन गैप लेना चाहिए। ये जो इनके गिर्द एडवाइजर हैं, इन सब ने इनको मिलके फंसवाया। हर बंदा उधर जाके माफी मांगा था, जिस गेट पे इमरान खान हाजिरी चाहते हैं वहां नहीं हो रही। लेकिन क्या ये जो मियां अजहर के साहबजादे हैं ये केस में नहीं गए माफी मांगने? फवाद चौधरी साहब, अब आप हंस रहे हैं, आपको केस का पता ना? हाँ मैं कह रहा हूं, आप बता दें क्या केस था, वो फिर बहुत खौफनाक केस हो जाएगा। फवाद चौधरी नहीं गए, ये इमरान खान के लिए रास्ता नहीं खोल रहे। ये सारे चाहते हैं कि वो बयान देता रहे, हमारे हल्के तकड़े रहे, फंसेगा वो, नायल होगा वो, लड़ेंगे हम। सर केस तो बता दें। ठीक, अच्छा वैसे वो केस को छोड़ें आदिल भाई साहब, इनकी मुस्कुराहट ठीक, केस को छोड़ें आप। अच्छा अब मसला फिर वही है कि क्या इमरान खान साहब, अब जाहिर है आज उन्होंने एक तकरीर कर दी जिसमें उन्होंने जनरल बाजवा साहब का नाम लेना था, कल उन्होंने टीवी शो पे नाम लिया, आज उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन अब वो एक सीरीज करना चाहते हैं जिसमें बहुत सारे लोगों के नाम लें, तो क्या ये हो सकेगा, ये कर सकेगा? मेरा ख्याल है आज उन्होंने आसरा इसलिए किया होगा कि आज जनरल बाजवा साहब के से मुताल्लिक कोई बयान सामने दूसरी तरफ से भी नहीं आया ना। वो मेरा ख्याल है जिस दिन आता है अगले दिन वो इंटरव्यू दे देते हैं। आपकी भी कॉलम की एक सीरीज है, उसके बाद उनके भी बयानात के अंदर तेजी आई, उनके इंटरव्यूज में तेजी आ गई। तो मेरा ख्याल है आज उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया, किसी से कोई राब्ता नहीं आया, तो इस वजह से जो है ये होगा। लेकिन जहां तक इस बात का सवाल है कि ये खान साहब इस वक्त जिस स्टेज पे है कि मैं जाती तौर पे समझता हूं कि वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं और वो ये समझ चुके हैं कि मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि मैं चीजों को उस लेवल पर लेके चला जाऊं जहां मेरे से एंगेज किया जाए, और वो एंगेजमेंट उनको होती दिखाई नहीं दे रही क्योंकि उनकी डिमांड्स बड़ी स्ट्रांग थी, जो कि पॉसिबल नहीं था। बेसिकली शायद इस गवर्नमेंट के लिए क्या, स्टेट के लिए उस वक्त ये पॉसिबल नहीं था सारा कुछ करना। तो खान साहब पॉलिटिक्स के जरिए जो है ना इस मामले को खेलना चाहते हैं, लीगल तरीके। मदर साहब ने भी जो इशारा दिया, वाकई
जेआईटी तो हमने देखी नहीं है, लेकिन अगर उनका बयान ही उसके अंदर नहीं है तो उस जेआईटी के अंदर क्या होना है। परवेज इलाही साहब अपना डीपीओ जो है वो उससे आज हटाए, आज सुबह भी नहीं हटा सके उसको, जब इमरान खान साहब के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। तीसरी बात यह है कि उनको अच्छे तरीके से पता है कि मीडिया की बात करें, जी मैं थोड़ी देर आएगी, मीडिया की खबरों की जीनत बनते हैं ये बयानात, और आम थड़े पे बैठा बंदा उसको डिस्कस करता है और वो जो है नैरेटिव बनता रहता है। बिल्कुल जी जी, कुछ कहना चाह रहा हूं। कामरान शायद जेआईटी मॉडल टाउन ब्रेक करें तो वो बहुत अच्छा साफी है, कामरान शायद इनकी खबर ब्रेक कर दें तो वो बहुत बुरा साफी है। साफी का काम है खबर लाना, वो आप लाएं, मैं लाऊं, आदिल लाएं, तो हमें इस तरफ जाना चाहिए, वो नहीं जाना चाहिए कि कान चेक करना। आज वैसे हम वकार सती को हम ले रहे थे, उनको नहीं ले सके, लेकिन उनको ऊपर जिस तरह इमरान खान साहब ने आज बार बार उनके ऊपर इल्जाम लगाया ना, उनकी वाकई जान को खतरा है। ये पहली दफा नहीं लगाया, पहले पर्चा कराया, सब कुछ कराया। सहाफियों का काम, मतलब सहाफी का काम खबर करना है। देखें मॉडल टाउन वाली भी एक हाई कोर्ट के जज ने रिपोर्ट बनाई, हुकूमत को जानी चाहिए थी, वो मीडिया के पास आ गई। सहाफी को तो नहीं आप क्वेश्चन कर सकते, वो खबर ला रहा है जी। ये क्या बात हुई? आप खबर देते हैं, पहले ट्रोल्स के जरिए अटैक किया जाता है, ट्रोल से भी मसला हल नहीं होता तो फिर खुद बयानात के जरिए। फजल आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला खुद कर लीजिएगा। अल्लाह और आपके अहल खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।